Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. कैसे हैं आप सब? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, ये है हमारा practice set number 5 और इसमें भी हम questions discuss करेंगे which are going to be important for you for the upcoming JK SSB related examinations. Fine, शुरू करें पहला question. पहला question है which of the following is not, highlight the keyword, one of the fundamental forces, right? Gravity, weak force, magnetism या फिर strong force, right? So कौन कौन सी नहीं है? देखो gravity, weak force, strong force ये तीन तो होती है, साथ में electromagnetism होती है, right? So this is the fourth fundamental force. That means अगर हमको पूछा है कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है इसमें, right? So C option is the right answer. Okay, next up, question number 2. Which of the following statements is not correct with reference to गगनयान, right? गगनयान जरूरी है, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर रिलेटेड हो गया, गगनयान बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब वो पूछ रहे हैं क्या है। ओके, सो देखो अगर आप इसका आंसर अच्छे से कर देते, मैंने गगनयान के ऊपर एक रील भी बनाया था, आप उसको भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है गगनयान आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अंडर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो बिल्कुल सही, दिस इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंटली ये पहला इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है इंडिया का, राइट? और इससे पहले 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये मिशन किया है, जो हैं यूएसए, रशिया और चाइना, और इंडिया बन जाएगा 4th कंट्री टू डू सो, राइट? और गगनयान में क्या है, इट इज अ 3-day मिशन। ये 3 डे का स्पेस मिशन है जिसमें 3 व्योमनॉट्स या फिर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इन द लो अर्थ ऑर्बिट, राइट? कितने लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएंगे? ये 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएंगे। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4 व्योमनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, और इन 4 में से फाइनली 3 एस्ट्रोनॉट्स ऐसे होंगे विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन, ठीक है? तो पहला हो गया हमारा, बाकी का देखते हैं। नेक्स्ट इज इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी इन द लो अर्थ ऑर्बिट, तो अभी हमने बात किया लो अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल सही, 400 किलोमीटर तक ये जाने वाले हैं। नेक्स्ट है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा, तो इसरो इज राइट बट नासा इज नॉट करेक्ट, राइट? तो आपको नॉट करेक्ट पूछा है तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो पहले ही हमने बोला ये इंडिजीनियस है, तो ऑब्वियसली नासा का कोलैबोरेशन कहाँ से आ गया इसके बीच में? याद रखना रशिया के यूरी गैगरिन जो एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग ज़रूर हुआ है, लेकिन नासा का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? ओके, इट विल मेक इंडिया द 4th कंट्री टू डू सो, येस ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू मेक इंडिया द 4th कंट्री टू डू सो आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू डू सो। तो इसमें से कौन सा वाला गलत है? तो आपको पता चल गया है कि सी ऑप्शन आपका गलत है, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेशनल वाटरवे 1 connects which of the following places? Allahabad to Haldia, काकीनंदा टू पुडुचेरी, कोलम टू कुटापुरम, सादिया टू डुबरी। सो याद रखिएगा सादिया टू डुबरी हमको पता है नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, सो 1 पूछा गया है, इट इज अलाहाबाद टू हल्दिया या फिर हल्दिया टू अलाहाबाद। अगर मैं बात करूं कौन सी रिवर्स के साथ रिलेटेड है, सो इट इज गंगा, भागीरथी, एंड हुगली, राइट? हुगली, और ये अलाहाबाद और हल्दिया को कनेक्ट करता है, राइट? सो दिस इज नेशनल वाटरवे नंबर 1। Okay, question number 4. The headquarters of Inland Waterway Authorities of India is located in which of the following places of India? कोलकाता, भुवनेश्वर, नोएडा या बेंगलुरु? सो कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स इनलैंड वाटरवे अथॉरिटीज का? सो इट इज इन नोएडा, ठीक है? सो नोएडा इज द करेक्ट आंसर। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देती हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और कोई भी नई वीडियो आए, कोई अपडेट आए, सो वी अपलोड दैट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है?
ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5th, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5th इज रिगार्डिंग सुंदरबन. Which of the following statement is or are correct for the Sundarban wetland? Number 1, it is the largest protected wetland in the country. This is absolutely correct. It is a UNESCO World Heritage Site. So yes, it is a UNESCO World Heritage Site. 1987 में ये, ठीक है, सो 1987 में इट बिकेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो कौन कौन से आंसर्स करेक्ट हैं? सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. और सुंदरबन के जो सुंदरबन में, सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों है? बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्रीज. यू रिमेंबर हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, सुंदरी ट्रीज है विच आर द ब्यूटिफुल मैनग्रोव ट्रीज ओवर हियर, राइट? ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन, लो भाई आ गया जी मैनग्रोव्स. चलो अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनग्रोव्स. ठीक है, दे आर बेसिकली एवरग्रीन लैंड प्लांट्स ग्रोइंग इन द शेल्टेड शोर्स लाइक टाइडल फ्लैट्स, डेल्टास, बेस एंड क्रीक्स, राइट? सो हमको पता है जो आपके मैनग्रोव्स हैं दे आर इकोटोन्स. इकोटोन का मतलब हो गया ये ट्रांजिशन जोन में पाए जाते हैं. सो डेल्टाज हो गए, आपके कोस्टल एरियाज हो गए, वहां पर जो है आपके मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, राइट? आधे पानी में, आधे लैंड पे, या फिर शैलो वाटर बॉडी में. ठीक है, दे एग्जिबिट विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जिन्होंने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है क्लास में, तो जिनको पता उनको पता ही होगा, जिन्होंने YouTube पर भी पढ़ा हुआ है उनको भी ये आंसर जरूर आता होगा, राइट? तो जिनको नहीं पता है, गो टू द प्लेलिस्ट, मेरे एनवायरनमेंट के लेक्चर्स वहां पर हैं, आप उनको देख सकते हो. ठीक है, सो विच दे एग्जिबिट विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हमको पता है ये विविपैरिटी शो करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द सलाइन, क्योंकि यहाँ पे सलाइन कंडीशंस होती हैं. तो विविपैरिटी में क्या होता है, जो ट्री होता है या फिर जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन ऑन द ट्री इटसेल्फ होता है, और फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये जो जर्मिनेट होने के बाद ये डिटैच हो जाता है और अपने आप में एक इंडिविजुअल ट्री बन जाता है. सो दैट इज विविपैरिटी. थर्ड इज दे रिक्वायर लेस सोलर रेडिएशंस, नॉट एट ऑल. ये आपके हाई सोलर रेडिएशंस वाले रीजन में पाए जाते हैं, प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक रीजन, राइट? सो हाई सैलिनिटी and high solar radiations are the two conditions for mangrove ecosystem. ठीक है, सो कौन सा वाला ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज रॉन्ग, तो थर्ड को काटा मार डालो. सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप 7th. Which of the following statements regarding the blue flag certification? First of all, देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या? इसमें आपके जो वाटर बॉडीज होती हैं, बीचेस होते हैं ना, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है. इसमें बेसिकली 33 क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको 4 क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर 33 क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको 4 हेडिंग्स में डिवाइड किया होता है, राइट? सो 33 क्राइटेरियाज डिवाइडेड इनटू 4 सब हेडिंग्स, राइट? या हेडिंग्स में डिवाइड किया होता है और उनके बेसिस के ऊपर आपके जो बीचेस वाले एरियाज होते हैं, बीचेस, मेरीनाज, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म, उन जगहों पे आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है. ठीक है, ओके, चलो अब पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या गिवन है. नंबर 1, इट इज अ इको लेबल अवॉर्डेड टू बीचेस, अभी बताया, बिल्कुल सही. नंबर 2, द सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड या फिर गिवन बाय UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अंडर रामसर कन्वेंशन. देखो पहली बात तो UNEP और रामसर कन्वेंशन का भी ऐसा कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है, बट चलो जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता हो, आप रामसर कन्वेंशन से कंफ्यूज हो जाओ, तो याद रखना दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है इट इज गिवन बाय FEE. FEE कौन है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, राइट? उनके द्वारा ये दिया जाता है. और FEE का जो हेडक्वार्टर्स है इट इज एट कोपेनहेगन. कोपेनहेगन में इसका हेडक्वार्टर्स है. ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1 स्टेटमेंट इज राइट.
ठीक है। और दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि टॉपिक स्पेसिफिक लाओ, डोंट वरी, मैं आने वाले कुछ दिनों में टॉपिक स्पेसिफिक एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी, जिसमें हम एक सेशन में एक ही टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपका बेटर प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म मार्कल model is related to which of the following: ozone depletion measurement, sustainable agriculture practice, energy efficiency या none of the above? बताओ इसमें से कौन सा आंसर है? Right, so the answer is energy efficiency, ठीक है। सो दिस मार्कल मॉडल बेसिकली क्या है, ये एनर्जी एफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है, एनर्जी का ऑप्टिमम और सस्टेनेबल यूज उसके साथ रिलेटेड है आपका मार्कल मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू क्रस्ट। ओके, क्रस्ट के साथ आपको बताना है, देखो दो टाइप का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिक होती है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या वो सही है? ऑब्वियसली नॉट। ओशनिक क्रस्ट जो होता है दैट इज थिन in comparison to continental crust. Continental crust is thicker in the areas of major mountain systems. So yes, this is right. So only option 2 is correct. First option is wrong. So oceanic crust thinner होती है and continental crust thick होती है in comparison to oceanic crust. ठीक है? All right. Next question, question number 10. With reference to the earthquake, देखो earthquake बहुत ज़रूरी है, earthquake ज़रूरी है from the environment, from the geography point of view also and also from the current affair point of view. अभी हाल ही में ताइवान में भी earthquake आया है, इससे पहले टर्की को बहुत खतरनाक झटका लगा है earthquake का, so इसलिए earthquakes now and then they be in news, तो आप earthquakes को पढ़ लेना geography से भी और current affair के point of view से भी, ठीक है। सो earthquake के कंसिडर करना है, P waves आर बॉडी वेव्स वाइल S waves आर सरफेस वेव्स। थोड़ा समझ लेते हैं, जो earthquake waves होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, वन इज द बॉडी वेव, द अदर इज द सरफेस वेव, राइट। सो बॉडी वेव क्या होती है? बॉडी वेव वो वेव्स होती हैं जो ओरिजिन करती है फ्रॉम द एपी सेंटर ऑफ द फोकस, तो ये एपी सेंटर से ओरिजिन करती है, जबकि सरफेस वेव्स वो होती हैं जो सरफेस रॉक्स के साथ टकरा जाती हैं। सो ये बेसिकली इंटरैक्ट कर जाती हैं आपके सरफेस रॉक्स के साथ, राइट। बॉडी वेव्स फर्दर क्लासिफाइड दो में होती हैं, दैट इज द पी वेव्स एंड द एस वेव्स। जो पी वेव्स होती हैं ये पास करती हैं फ्रॉम ऑल द थ्री मीडियम्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑन द अदर साइड जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास करती हैं। सो एस से एस वेव, एस से सॉलिड, राइट। और अगर पूछा जाए बॉडी वेव और सरफेस वेव में से कौन सी वाली ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो सरफेस ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये तो सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है ना, तो वो तो तोड़ फोड़ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी। सो सरफेस वेव्स आर मोस्ट डेंजरस इन कंपैरिजन टू द अदर वेव्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पी वेव्स। ओके, सो पहला हमने देख लिया, पी वेव्स जो है बॉडी वेव्स, बिल्कुल सही। एस वेव्स आर सरफेस, जी नहीं। पी वेव्स एंड एस वेव्स बोथ आर बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, तो यस ये हमने अभी देखा। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ओनली टू, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अप 11th क्वेश्चन, consider the following statement regarding gorge, they are deep and narrow V-shaped valleys। तो बिल्कुल सही, gorge क्या हो गया? ऐसे पहाड़ और जो बीच से ऐसे तेजी से निकलता है, V-shaped, जो टॉप टू बॉटम यूजुअली एक ही विड्थ का होता है और ऐसे डीप कटिंग करते हुए जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गॉर्ज। और ये रिजल्ट होता है डेपोजिशनल एक्टिविटी के साथ। देखो बोल भी मैं रही हूं कि तेजी से आता है, फ्लो करता है, तो ये डेपोजिशनल एक्टिविटी नहीं हो सकता, ये इरोजनल एक्टिविटी होगा, राइट। सो क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बोथ इज करेक्ट, रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ए, ठीक है। नेक्स्ट अप 12th,
Which among the following statement is correct? Number 1 is Mercury and Venus are, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है आउटर और इनर प्लैनेट्स के लिए. देखो उस दिन भी बताया था क्या होता है. My very educated mother just shows us 9 planets. 9 is gone, sorry planet is gone because Pluto 2006 में dwarf planet बन गया है. अब आपने क्या करना है, पहले 4 1 2 3 4 ऐसे काटा, पहले के 4 बन गए इनर प्लैनेट और आखिर के 4 बन गए आउटर प्लैनेट. ठीक है. इनर प्लैनेट्स को प्यार से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. इनको प्यार से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं और आउटर प्लैनेट्स को प्यार से गैशियस या फिर जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं. ठीक है. सो क्या पूछा है, मरकुरी एंड वीनस आर आउटर प्लैनेट्स, तो जी नहीं, मरकुरी ये है, वीनस ये है, तो पहला बार. जुपिटर एंड सैटर्न आर इनर प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैटर्न इनर है, नो, बाहर. अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स, बिल्कुल करेक्ट. यूरेनस एंड नेपट्यून आर आउटर प्लैनेट्स, तो बिल्कुल सही. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. सो वेयर इज 3 एंड ऑप्शन नंबर 4? वेरी गुड. ऑप्शन ही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. बोथ 3 एंड ओके. जुपिटर एंड सैटर्न, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स. ओके, ये बेसिकली ना ऑप्शन नंबर 3 ऐसे होगा. सो 3 एंड 4 राइट. सो दिस इज आई थिंक अ लिटिल, थोड़ा नीचे जाके देखो क्या है. मर्क्यूरी वीनस आर आउटर प्लैनेट्स, नो. जुपिटर मार्स इनर, नो. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज बोथ ऑप्शन नंबर 3 एंड 4. सो इसको प्लीज चेंज कर लो. ऑप्शन नंबर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अप. क्वेश्चन नंबर 13. डांडिया इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ, आई थिंक मुझे डिस्कशन भी नहीं करना है. डांडिया सबको पता है, गुजरात, right? So Dandiya is Gujarat. All right, next up is Pushkar fair is held at where, right? So Pushkar fair is basically, it is a camel fair. ये एक camel fair होता है, right? बहुत popular fair है ये. और कहाँ होता है? In the Pushkar city, that is Ajmer, right? अजमेर में होता है. Okay, next up, 15th question. Which of the following is not a feature of northern India temple architecture? सबसे पहले याद रखना, जो northern India का या जो north India का temple architecture है, that is the Nagara style of temple architecture. So N से north, N से Nagara. अगर हम साउथ इंडिया की बात करें ना, तो साउथ इंडिया का जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, दैट इज द्रविड़ा, राइट. एंड एक होता है विसारा, जो बेसिकली नगारा और द्रविड़ा का ब्लेंड है. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेजर, और भी हैं बट दीज आर द 3 मेजर टेम्पल आर्किटेक्चर. अगर हम साउथ इंडिया का देखें ना, तो साउथ इंडिया का जो एंट्रेंस होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े दरवाजे और बड़े बड़े एंट्रेंसेस होते हैं, जिसको हम गोपुरंस कहते हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राइट. सो नॉर्दर्न इंडिया में शिकारा भी होता है, सॉरी शिखर भी होता है. शिखर क्या हुआ, जो आप ऐसे करके देखते रहो, दैट्स अ शिखर. उसमें भी अमलक्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट अभी के लिए इतना याद रखो, शिखर इज द टॉप. गर्भगृह होता है जहां पे द प्रिंसिपल डाइटी या फिर गॉड और गॉडेसेस रिजाइड करती है ना, उसको गर्भगृह कहते हैं. प्रदक्षिणा होता है, आपने लेते होगे मंदिर जाके वो टेक, आप ऐसे घूमते हैं ना, प्रदक्षिणा लेते, दैट इज द प्रदक्षिणा मार्ग, राइट. गोपुरंस जो है, that is not northern India, that is South India or the Dravida style of temple architecture. So Gopura is the right option over here. ठीक है. Next up, 16th, Madhubani, a style of folk painting, is popular in which of the following states? Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar. So this is a basic question, it is Bihar. ठीक है. Next up, 17th, with reference to United Nations Forum on Forest, consider the following statements. It was established by Economic and Social Council of United Nations. बिल्कुल सही. ये I think 2010 में है या कुछ ऐसे ही टाइम पीरियड में है जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. एंड ऑल्सो
इसके जो मेंबरशिप है दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल, या फिर ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट? नेक्स्ट अप. Next is question number 18. Jamari Dam multi-purpose project is built on which river? Alaknanda, Yamuna, Krishna या गोला? So याद रखिएगा this is the Gola river which is tributary of Ram Ganga, which is tributary of Ram Ganga. ठीक है? So Gola is the right answer. Okay. 19. Consider the following statements regarding Pragati platform. Okay, so अच्छा, so प्रगति प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है? प्रगति प्लेटफॉर्म आया है बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट? उनके द्वारा ये प्रगति प्लेटफॉर्म आया है जो बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बेटर कम्युनिकेशन के लिए, राइट, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड के लिए, प्रोग्राम्स रिलेटेड एक तरीके का सिंक लाने के लिए दोनों के बीच में ये आया है. सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसी के साथ इसका एम क्या है? मॉनिटर करना, रिव्यू करना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स जो आपके सेंटर और स्टेट के द्वारा लाए जा रहे हैं. सो दैट मीन्स बोथ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. Question number 20. The 20th is which of the following countries border the Black Sea? देखो इसका आंसर आप मुझे खुद ही दोगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर रील बनाया था. मैं ट्रिक सीरीज बनाती थी. जिनको नहीं पता है रील्स पे जाओ, शॉर्ट्स पे जाकर देखो, मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं उसमें, ठीक है? सो ब्लैक सी का मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है. टी एंड बर्गर से याद है आपको, ये बताया था, जिसमें T stands for Turkey, B stands for Bulgaria, U stands for Ukraine, R stands for Russia, G stands for Georgia, and R stands for Romania. राइट? सो रशिया भी है, टर्की भी है, यूक्रेन भी है, सर्बिया नहीं है. सो फोर्थ ऑप्शन बाहर. दैट मीन्स ओनली 1, 2 and 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है? देखो ये चीजें ना भूल जाती हैं, इनको आप ट्रिक्स से ही याद कर सकते हो. सो देखो ब्लैक कॉफी से ब्लैक टी याद रखो. सो टी के साथ बर्गर, सो टी बर्गर याद रखो. ठीक है? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 21. 21 इज व्हिच ऑफ द फोर. ओके, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन. ओके, कोई बात नहीं. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 22. 22 बोल रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस पूछा गया है और लोकेशन पूछा गया है. सो इसरो का क्या है? इसरो का आ गया जी बेंगलुरु. सो दिस गोज हियर. IUCAA का हेडक्वार्टर्स आ गया जी पुणे. सो दिस गोज हियर. IUAC आप इनके ना फुल फॉर्म्स लिख लेना, ठीक है? सो IUAC का हेडक्वार्टर्स इज एट न्यू दिल्ली. सो 4 गोज हियर. एंड VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो आ गया आपका त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम. दैट इज 1. सो 3241, 3241. सो A ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है? सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट अप 23 एनी बेसेंट. वेरी गुड. एनी बेसेंट के बारे में पूछा गया है. सो एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द ऑल इंडिया होम रूल लीग. तो हमको पता है जी 1916 में एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का शुरुआत किया था. एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो हेडक्वार्टर्स था दैट वाज एट अडियार या फिर मद्रास. राइट? सो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड इज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी. जी नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी जब इंडिया में आया उसके बाद शी वॉज द वन जिन्होंने उसका देख रेख को देखा था. बट शी इज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी. वो है कर्नल HS ऑलकॉट एंड ब्लवास्की. राइट? सो एक है ऑलकॉट और एक है ब्लवास्की. वो है फाउंडर्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के. तो शी इज नॉट द फाउंडर. सो रॉन्ग. वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो हमको पता है 1917 के कैलकटा सेशन.
राइट और कैलकटा सेशन के बाद 1917 में इनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में या जिससे नाराज होकर सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना नाइटहुड का टाइटल भी रिनाउंस किया था। सो दिस इज सितंबर, और इससे पहले अगस्त 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आया था, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। दोस्तों मेरा ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है इन आर क्लासरूम्स, तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेके एसएसबी कांस्टेबल का भी कोर्स चल रहा है एंड जेके एसएसबी बैच भी चल रहा है। सो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, जो पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, सो माय सजेशन इज़ डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, उससे पहले ही करो क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, सो आप अपना देख लो, बाकी लेक्चर सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है। सो गाइज क्या हुआ आंसर 1 and 3, सो 1 and 3 दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। चले आगे 24th is with reference to the India's freedom struggle, उषा मेहता, वेरी इंपॉर्टेंटली उषा मेहता के ऊपर एक मूवी भी आ रही है, आई थिंक ए वतन मेरे ऐसे कुछ नाम है, सारा अली खान की, राइट। सो इसलिए उषा मेहता कौन थी? उषा मेहता वो थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पीरियड में अंडरग्राउंड रेडियोज चलाए थे। सो ए ऑप्शन इज correct. She has no participation for second round table or Indian National Army, no, that is A option is correct for Usha Mehta. All right, next up 25th, Quit India movement was launched in response to what? Cabinet mission plan, Cripps mission, Simon commission, Wavell. So Quit India movement, that is 1942 in response to the Cripps proposal of 1942. ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो सेशन, तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, राइट। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय, टेक केयर।